नाउ प्रोडक्शन फंक्शन भी दो टाइप का हो सकता है। एक तो ये नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन मतलब इट इज अ फंक्शन कंटेनिंग टू फैक्टर्स, वेरिएबल एंड, तो यहाँ पे तो सिर्फ मैंने दो ही लिखा है, जितने भी वेरिएबल फैक्टर है प्लस फिक्स तो मिला करके एक फंक्शन जो रिलेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड। फॉर एग्जाम्पल सपोज दो ही फैक्टर है, एक है लेबर एल विच इज अ वेरिएबल फैक्टर और दूसरा है कैपिटल के। सो इनके बीच में जो भी फंक्शन होगा दैट विल बी योर प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन में क्या होगा? फिक्स्ड फैक्टर मतलब क्या? जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता वो फिक्स फैक्टर है, जो शॉर्ट रन में चेंज हो सकता है वो वेरिएबल। ठीक है। नाउ शॉर्ट रन का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शॉर्ट रन? शॉर्ट रन मतलब कम, शॉर्ट टर्म, कम समय में जब हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट रन। शॉर्ट रन मतलब टाइम पीरियड की बात हो रही है। शॉर्ट रन मतलब 10 दिन, 15 दिन, एक दिन, हाँ, तो उसका शॉर्ट रन। सिंपल शॉर्ट रन का मतलब ये होता है कि 10 दिन, 15 दिन। लॉन्ग रन मतलब 2-3 साल। सिंपल शॉर्ट रन का मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड, लॉन्ग रन मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड। शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फैक्टर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ लेबर और कैपिटल की, तो कैपिटल इज फिक्स। शॉर्ट रन में कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, मशीन इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, लैंड या बिल्डिंग इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है, राइट। क्या इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है? लेबर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, रॉ मटेरियल इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, फैक्टर्स और दूसरे फैक्टर्स लाइक फ्यूल हो सकता है, ज़्यादा फ्यूल यूज़ किया, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया, राइट। सो दे आर वेरिएबल फैक्टर। तो शॉर्ट रन वो है जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स है और कुछ वेरिएबल है, और लॉन्ग रन वो है जिसमें सब कुछ वेरिएबल। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, कैप, जैसे कि फिक्स फैक्टर फिक्स रहेगा और जो वेरिएबल फैक्टर है वो क्या होगा, बढ़ेगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक बढ़ रहा है एक नहीं बढ़ रहा है तो रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और लॉन्ग रन में क्या होता है, ये बढ़ता है ये भी उतना ही बढ़ता है, ये डबल तो ये भी डबल, ये 3 गुना तो ये भी 3 गुना, ये 10 टाइम्स तो ये भी 10 टाइम्स, मतलब सारे के फैक्टर सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। शॉर्ट रन क्या होता है, वेरिएबल प्रोपोर्शन। दैट्स व्हाई हमने लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन। ठीक है, समझ में आया? शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। सो मेन डिफरेंसेस क्या है? शॉर्ट रन वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, लॉन्ग रन कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, स्केल ऑफ आउटपुट। शॉर्ट रन में स्केल चेंज नहीं होता, स्केल चेंज नहीं होता मतलब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज नहीं होती है, थोड़ा सा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है बाय इंक्रीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर। लॉन्ग रन में स्केल चेंज, आपका पूरा ऑपरेशन ही क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, स्केल ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। देन थर्ड, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट रिटर्न टू अ फैक्टर। शॉर्ट रन क्या होता है, रिटर्न टू अ फैक्टर, किसी एक फैक्टर को इंक्रीज करने से प्रोडक्शन में इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड रिटर्न टू अ फैक्टर। और लॉन्ग रन को क्या बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल, मतलब हम सब चीज को बढ़ा करके हमारे स्केल को ही बड़ा कर देते हैं। यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ स्केल? क्या क्या समझाओ ना, क्या एग्जाम्पल देके समझाओ, क्या समझ में आया स्केल का मतलब, एग्जाम्पल देके समझा दो। कैपेसिटी, ठीक, परफेक्ट। मतलब मैं एक महीने में 1000 जीन्स मैन्युफैक्चर करता था, अब मैंने जगह बढ़ा ली, मशीन बढ़ा ली, आदमी बढ़ा लिया, सब बढ़ा दिया, अब मेरा 5000 का प्रोडक्शन हो गया, तो मेरा स्केल बढ़ गया। अब मेरा पर डे कैपेसिटी हो गई 5000, पर मंथ कैपेसिटी हो गई 5000 जीन्स मैन्युफैक्चर। तो स्केल का ये रिटर्न टू स्केल होता है लॉन्ग टर्म में, जो हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है, है ना। हो सकता है आप डेफिनेटली जब 12th के बाद कभी इको पढ़ोगे तो वो भी पढ़ोगे। ओके।
कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे सिंपल से क्वेश्चन से, ये इस क्वेश्चन का ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोल भी नहीं सकते, बस इतना सिंपल है ना। आएगा तो क्या ही आएगा, ये ऐसा तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आ ही गया तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, उससे ज़्यादा क्या ही 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि हाँ भाई ऐसा फंक्शन हो सकता है। ठीक, 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने से कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, एवरेज फैक्टर इज सिंपली टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, नंबर ऑफ वेरिएबल या क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल। ठीक, ये हो गया टोटल प्रोडक्ट आपका। मार्जिनल प्रोडक्ट, एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने से कितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट। एंड एवरेज प्रोडक्ट इज वेरी सिंपल, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एन बोल लो या एल बोल लो। तो यहाँ पे एन कहीं किसी किसी टेक्स्ट में एन यूज करने में आएगा, किसी किसी में एल वर्ड यूज करने में आएगा। बेसिकली डिनोमिनेटर में क्या है, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल। ठीक, सो दिस इज अगेन सेम एमपी है ना। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमपी, मतलब जिस लेवल पे भी हम टीपी निकालना चाहते हैं वहां तक के सारे एमपी के वैल्यूज को जोड़। अगर मैं टीपी 6 यूनिट का निकालने जा रहा हूँ तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 के जितने भी एमपी है सबको ऐड कर लो, समेशन। ठीक, ओके। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने बताया भी था शायद। क्या फॉर्मूला है, एमपी का एक फॉर्मूला और है ना, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एपी नहीं, डेल्टा एल। एक क्वेश्चन भी करवाया था मैंने, अगर लेबर 8 से 11 बढ़ गए तो, अगर लेबर 8 से 11 बढ़ गया और टोटल प्रोडक्शन, मेरे लेबर वेरिएबल फैक्टर है और मेरा टोटल प्रोडक्शन बढ़ गया से 50 से 74, 50 से क्या हो गया, so what will be MP, what will be MP, MP will be delta TP, delta TP मतलब क्या, 74 - 50 डिवाइडेड बाय डेल्टा L, मतलब यहाँ पे L है वेरिएबल फैक्टर। ठीक, डेल्टा L बोल लो, डेल्टा Q बोल लो, किसी बुक में डेल्टा Q भी लिखा होता है, किसी बुक में डेल्टा N भी लिखा होगा। क्वांटिटी, ये L स्टैंड फॉर लेबर, क्योंकि ज्यादातर एग्जांपल हम लेबर और कैपिटल वाले ही देखते हैं, है ना। सो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 11 - 8, दिस इज इक्वल टू 24/3 विच इज इक्वल टू 8। ठीक, लॉ ऑफ वेरिएबल, देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, नाम ही क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे जो वेरिएबल फैक्टर है वो चेंज है। सो किसी एक वेरिएबल, क्या बोलता है ये लॉ, बहुत सिंपल सा लॉ है, किसी एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने से प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन पहले इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, मतलब धीरे धीरे, हर बार थोड़ा कम कम, और एट अ पॉइंट रुक जाएगा, मतलब चेंज 0 हो जाएगा, और मे बी नेगेटिव, मे बी नेगेटिव मतलब एमपी नेगेटिव, मतलब टीपी विल रिड्यूस। ठीक, मतलब अगर एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो एमपी विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, राइट। फिर उसके बाद डिमिनिशिंग रेट पे डिक्रीज होता है, मतलब फिर 0 हो जाता है, और फिर नेगेटिव। पहले एमपी इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी फिर डिक्रीज होगा, फिर 0 हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस पे टच करेगा, फिर नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आया। लेकिन जब हम, अगर हमको लॉ लिखने के लिए बोला जाएगा तो एमपी के पॉइंट से मैं से समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिखेंगे हमेशा टीपी, इनिशियली टीपी विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, देन रिड्यूस, देन डिक्रीज। ओके, तो मतलब समझाने के लिए एमपी जो कि है, एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इनिशियली इंक्रीज, जिसकी वजह से टीपी इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट, फिर एमपी डिक्रीज होता है, एमपी डिक्रीज होता है, लेकिन टीपी
इंक्रीज होता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, स्लो हो जाता है, उसका इंक्रीज स्लो हो जाता है। नहीं, टीपी कभी नेगेटिव नहीं होता है, सेम रहेगा ना। जब एमपी 0 होगा तो सेम रहेगा, जैसे कि टीपी 80 है, एमपी 0 होगा तो 80 + 0 सेम ही रहेगा। जब एमपी नेगेटिव होगा तब डिक्लाइन करेगा। अंडरस्टूड? टीपी एपी तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव कैसे हो सकता? टोटल प्रोडक्शन कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, लॉजिकली पॉसिबल। देखिए ग्राफ देखा हमने, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। देखो ये स्टेज है, देखो ये 0 से 6, 6 से 14, 14 से 28, एमपी इंक्रीज हो रहा है, दिस इज स्टेज 1। टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, देखो टीपी इंक्रीज, टीपी तो देखो इंक्रीज ही हो रहा है ना, 6 से 20, 48, 72, 80, 84, यहाँ बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ धीरे धीरे इंक्रीज, और हर बार पहले से थोड़ा कम, यहाँ हर बार पहले से थोड़ा ज़्यादा। पहले 6 बढ़ा, फिर 14 बढ़ा, फिर 28 बढ़ा, फिर यहाँ पे 24 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 0 ही बढ़ा, कम होते गया, और फिर रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे एमपी नहीं। इसी को अगर मैं ग्राफ में देखूँ तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम देखो ऐसा वाला नीचे की साइड कर्व है, नीचे की साइड कर्व है, तो ये जो है स्टेज 1 है। ये साइड जो है ऊपर की साइड कर्व है, तो ये स्टेज 2 है। और यहाँ से ये 0 वाला पॉइंट है, और यहाँ से रिड्यूस हो, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही एमपी बोलूँ तो देखो एमपी इंक्रीज होगा, फिर यहाँ से डिक्रीज होना चालू हो गया, और ये देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच किया, मतलब एमपी इज 0, अभी नहीं, ठीक। एपी क्या होगा? एपी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एपी पहले इंक्रीज होगा, इंक्रीज होते रहेगा। कब तक इंक्रीज होगा? जब तक वो एमपी वाली लाइन को टच, जैसे एमपी वाली लाइन को टच करता है वो मैक्सिमम एपी है, उसके बाद एपी नीचे जाएगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं होगा। एपी 0, क्योंकि टीपी 0 नहीं होगा तो एपी कैसे 0 होगा, ठीक। अच्छा, इसकी मैक्सिमम हाइट कहाँ होगी? ये इस वाले स्टेज तक मैक्सिमम हाइट, क्योंकि यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ तक देखो, यहाँ तक इंक्रीज हो रहा था, ये यहाँ तक इंक्रीज हो, फिर नीचे जाने, तो ये वाले स्टेज में वो नीचे जाने लगेगा, और यहाँ पे वो नेगेटिव हो जाएगा, स्टेज 3 में नेगेटिव, ठीक। अगर समझो रिलेशन बताने को बोला तो ऐसे ही बताना है, ऊपर बनाना है और नीचे बनाना है, ठीक है ना। देखो फिर से मैं बना के बता रहा हूँ कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है, तो बहुत दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, सपोज ये ऊपर वाला कैसा जाएगा? पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक। इस पॉइंट पे ये चेंज हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या करो आप, ऐसे डॉटेड लाइन बना लो, ठीक। अब आपका जो एमपी है वो क्या होगा? ये ऐसे इंक्रीज होगा, यहीं तक इंक्रीज करो, ये टच हुआ, इसके बाद रिड्यूस करो, ठीक, सिंपल। और ये वाला पॉइंट पे आप ऐसा बना लो, ये वाले पॉइंट पे, ठीक। मतलब क्या करोगे? फिर से बता रहा हूं मैं, फिर से बता रहा हूं मैं, देख लो, देखो ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक। ये दो बना लो, सिंपल है। ये ऐसे करके यहां तक गया, फिर यहां से चेंज हुआ और ऐसा हो गया। 2 डॉट बना लो, देखो यहां से जहां से चेंज हुआ है अप्रोक्सीमेटली, कोई बहुत ज्यादा एकदम परफेक्ट बनाने की जरूरी नहीं है। और यहां से जहां पे ये नीचे गिरना चालू हुआ ना, तो नीचे गिरने से पहले देखो सेम लेवल है, तो यहां से एक डॉटेड लाइन बना लो। इस पॉइंट से स्टार्ट होगा इंक्रीज होना, इस डॉटेड लाइन तक इंक्रीज होगा, फिर रिड्यूस होगा, और इसको यहां पे टच होगा, और फिर नेगेटिव। ये वाला पॉइंट है नेगेटिव।
ये बन गया आपका एमपी। एपी क्या होगा, थोड़ा नीचे से स्टार्ट करो और कंटिन्यूअसली ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा नीचे से, और थोड़ी देर सेम लेवल पे जाएगा ना, ये ऐसे सेम लेवल पे जाएगा, फिर नीचे, लेकिन चढ़ ऊपर ही, जहां टच होगा वहां नीचे करो, लेकिन टच मत करो। ये हो गया एपी। सिंपल, बस इतना ही डायग्राम बनाना है। ठीक, ये हो गया आपका स्टेज 1, 2 और ये स्टेज 3। ठीक, इतना सब ग्राफ पेपर में नहीं बनाना, ऐसे ही सिंपल बनाना। देखो ये वाला करवाया था मैंने, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। रीजन एक तो पुलर यूटिलाइजेशन, सबसे मेन रीजन तो यही है, इंक्रीज होने का, एमपी के इंक्रीज होने का, या टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज एट, तो एमपी के इंक्रीज होने का या टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। सबसे पहला क्या है, फुल यूटिलाइजेशन। जब कम लेबर होते हैं तो फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं फुलर यूटिलाइजेशन बेटर होती है। अंडर यूटिलाइज से, तो जब तक फुल यूटिलाइजेशन वाली स्टेज नहीं आएगी तब तक इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा। ठीक, सेकेंड रीजन क्या है, सेकेंड रीजन क्या है, सेकेंड रीजन इज एफिशिएंसी बेटर हो जाती है ना। एफिशिएंसी क्यों बेटर हो जाती है, जब ज्यादा लोग होते हैं तो काम डिवाइड हो जाता है ना, डिवाइड होने के बाद एक आदमी एक ही काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक, और लास्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन बेटर हो। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक लेवल तक कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है और एक लेवल के बाद कोऑर्डिनेशन खराब। बोलते ना, एक से बोले दो, दो से बोले तीन, लेकिन उसके बाद फिर तीन तिघाड़ा भी बोलते हैं। मतलब पहले कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, बट एक लेवल से ज्यादा होने के बाद कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। अब वो हर किसी का अलग अलग होता है। एंड सेकेंड, डिमिनिशिंग का कारण क्या है, भाई वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है, लेकिन फिक्स फैक्टर तो फिक्स है ना, एक लेवल तक तो इंक्रीज होगा, जब उसका फुल यूटिलाइजेशन वाला स्टेज आ जाएगा तो डिक्रीज होना चाहिए। उसके बाद लेबर इंक्रीज करने से टीपी इंक्रीज जरूर होगा, बट डिमिनिशिंग, या एमपी डिक्रीज होगा। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया था, एक चीज बढ़ा रहे हो एक चीज घटा रहे हो, बट सेम लेवल पे नहीं होता है वो। एंड लास्टली, जब बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन खराब। ठीक, पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ में दो इंपॉर्टेंट चीजें, बट मेनली इज टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो लॉ फेल नहीं होता। रिमेंबर, लॉ कुछ समय के लिए फेल होता है, फिर वापस सेट हो जाता है। राइट, मतलब 10-15 दिन 20 दिन के लिए लॉ फेल हो जाएगा, उसके बाद वापस लॉ सेट हो जाएगा, डिफरेंट लेवल डिफरेंट हो जाएगा, बट लॉ एप्लीकेबल। ठीक, और नेक्स्ट इज, कोई बहुत ही रेयर सिचुएशन है ना, ये बहुत ही रेयर सिचुएशन है कि कोई सब्स्टिट्यूट आ जाए, फिक्स फैक्टर का सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे तो फिक्स फैक्टर की टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ और आ, कुछ सब्स्टिट्यूट आ। ठीक, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन। वो तो मैंने बताया ना, जब तक एमपी बढ़ता है टीपी बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर एमपी घटता है तो भी टीपी बढ़ता है लेकिन स्लो रेट से, फिर जब एमपी 0 हो जाता है तो टीपी कांस्टेंट, और जब एमपी नेगेटिव हो जाता है तो टीपी डिक्रीज। सिंपल है। एपी और एमपी के बीच में रिलेशन क्या है, देखो पहले क्या होता है, पहले एमपी ऊपर होता है एपी नीचे होता है। पहले स्टार्टिंग में तो पहले यूनिट में सेम होता है, पहले यूनिट में क्या होता है सेम, दूसरे यूनिट में क्या होगा, एमपी ऊपर जाएगा फिर एपी नीचे जाएगा, एपी इंक्रीज ही होते रहेगा। एक लेवल के बाद एमपी डिक्रीज होगा तो भी एपी इंक्रीज होते रहेगा। एपी डिक्रीज होना कब चालू होगा, टच करेगा, मतलब एपी इक्वल टू एमपी हो गया ना, उस पॉइंट पे एपी इक्वल टू एमपी हो गया, जब एपी इक्वल टू एमपी हो जाएगा तभी टच करेगा, उसके बाद डिक्रीज होगा। लेकिन एमपी ज्यादा फास्ट डिक्रीज होगा, एपी स्लो डिक्रीज। ठीक,
चलो क्वेश्चन आंसर फटाफट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हैं, ज्यादा क्वेश्चन तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज थ्रू, एक एक करके आंसर देते जाओ। पहले जिया, ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज थ्रू ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने से, करेक्ट। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन फैक्टर रेशियो इज variable, constant, variable as well as constant, none of this. Priyansi, second. Constant, शॉर्ट रन में वेरिएबल, लॉन्ग रन में प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता। अभी तो हमने पढ़ा ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसके लिए? लॉन्ग रन के लिए, शॉर्ट रन के लिए शॉर्ट। और हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्ग रन में कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना। पर यूनिट प्रोडक्शन, जी हाँ, पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड, टोटल के एवरेज प्रोडक्ट के मार्जिनल प्रोडक्ट क्या? अरे एमपी ना, पर यूनिट प्रोडक्शन, पर यूनिट प्रोडक्शन, हाँ सॉरी, पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ, हाँ पर यूनिट प्रोडक्शन विल बी कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट, ठीक। When total product is 100 unit and variable factor is 4, what will be average product? क्या फॉर्मूला एवरेज प्रोडक्ट का? फॉर्मूला बोलो। टीपी अपॉन एल या एन या क्यू, जो भी बोल लो। 100 अपॉन 4 एवरेज। एवरेज तो वैसे ही तो निकालते हैं एवरेज नॉर्मल लैंग्वेज में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। यहाँ पे एल इज वेरिएबल फैक्टर, टीपी तो मालूम ही है क्या है, एपी टीपी यू नो, एमपी यू नो, एल इज वेरिएबल फैक्टर। ये वाला फॉर्मूला है ना, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जी हाँ, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिस्ट। मतलब वेरिएबल फंक्शन में क्या होता है? व्हेन विथ चेंज ऑफ लेवल ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट से फैक्टर रेशियो चेंज होता है। फैक्टर रेशियो चेंज होता है कि नहीं वेरिएबल प्रोपोर्शन में? नाम ही वेरिएबल प्रोपोर्शन, बोथ ए एंड बी, करेक्ट। चेंज होता है रेशियो, यहाँ पे बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? इंक्रीज आउटपुट, मतलब टीपी जो है ना, इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर। जब वेरिएबल फैक्टर से इंक्रीज होता है तो टीपी, आउटपुट इंक्रीज मतलब टीपी इंक्रीज। टीपी इज इक्वल टू आउटपुट, टीपी के तो आउटपुट बोलते हैं ना। दोनों सही है, मतलब ऑप्शन डी। चलो कैरवी, नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट टर्न्स नेगेटिव, तब क्या होता है? टोटल आउटपुट मतलब टोटल प्रोडक्ट, टीपी क्या होगा? टीपी फॉल, टीपी बिगिन टू राइज, टीपी विल रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस कैसे भाई? फॉल होगा ना, फॉल मतलब रिड्यूस। जब एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी थोड़ा सा कम हो जाता है। चलो नेक्स्ट, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट जब इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? When average product increases, marginal product equal to average product greater than average product. जब तक भी बढ़ता रहेगा तब तक ग्रेटर ही रहेगा, और जब वो टच करेगा तो इक्वल, और जब वो रिड्यूस होगा तो वो लेस देन एवरेज एपी हो जाएगा, है ना। ग्राफ से समझ में आएगा सब। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? Some factor are constant, some factor are more efficient than other. Specialization of factor, none of this. ए करेक्ट है ना। कुछ फैक्टर, भाई उस डेफिनेशन क्या है? एक ही फैक्टर चेंज होगा ना, मतलब कुछ फिक्स होंगे, एक चेंज होगा, बाकी सब मतलब बाकी सब फिक्स, मतलब क्या? कांस्टेंट।
और लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे वैल्यू। फिक्स फैक्टर भी चेंज होते हैं ना, तो वैल्यू। इन केस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब वही वेरिएबल प्रोपोर्शन, बोलो अभी वही लॉ। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिशेस, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, बोथ। इन केस ऑफ डिमिनिशिंग, हाँ ये वाला ऑप्शन रहता है तो यही होता है ना। डिमिनिशिंग में मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश होता है, करेक्ट, और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है एट डिमिनिशिंग रेट, करेक्ट। ये दोनों ही करेक्ट है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न। ये एमपी इंक्रीज हो रहा है, फिर ये डिमिनिशिंग रिटर्न। इस स्टेज पे एमपी डिमिनिश हो रहा है और टी क्यू इंक्रीज होता है बट डिक्रीजिंग। स्टेज 2 पे एमपी डिक्रीज होता है, उसी को तो डिमिनिशिंग बोलते हैं। और टी क्यू क्या होता है, सॉरी टीपी क्या होता है, इंक्रीज और डिमिनिशिंग रेट। देखो यही है ना, ये सेकेंड स्टेज की बात हो रही है। ये सेकेंड स्टेज में ये है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में एमपी इंक्रीज होता है, उसका नाम मतलब इंक्रीजिंग फैक्टर बोल लो, इंक्रीजिंग एमपी बोल लो, है ना। डिमिनिशिंग इंक्रीजिंग रिटर्न और ये डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक। इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब रिटर्न इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, तो इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब इंक्रीजिंग रेट, ठीक। आपका हर एक वेरिएबल फैक्टर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, तो उसको इंक्रीजिंग रिटर्न हो। और उसके बाद हर एक फैक्टर से प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है बट हर बार थोड़ा कम, तो डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। एक इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा डिमिनिशिंग रिटर्न। ओके, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न सेट इज इन व्हेन एमपी इज, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न व्हेन एमपी इज नेगेटिव, ठीक। व्हेन डिमिनिश हो रहा है मतलब 12 से 10 हो गया, फिर अगली बार 8 हो गया, ऐसा, ठीक है। डिमिनिशिंग। नेगेटिव रिटर्न मतलब जब आपका टीपी गिरता है उसको नेगेटिव रिटर्न, तभी टीपी गिरेगा ना। ओके, व्हेन एमपी कट्स एपी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, राइट। व्हेन एमपी इज डिक्रीजिंग, टीपी is increasing at increasing rate, MP is rising at constant rate, none of this। क्या होगा आंसर, तो क्या होगा, डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग एट, सॉरी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग तो यहाँ दिया ही है, डिक्रीजिंग रेट होना चाहिए, तो डिक्रीजिंग रेट किसी में नहीं। व्हेन टीपी इज मैक्सिमम देन एमपी इज जीरो। जब एमपी जीरो होता है, भाई बढ़ रहा है, कब तक बढ़ेगा, जब तक एमपी पॉजिटिव है। भाई एमपी जब तक पॉजिटिव है, एमपी मतलब उतना बढ़ रहा है ना। अगर एमपी 10 है मतलब टीपी इंक्रीज बाय 10, अगर एमपी 20 है तो मतलब टीपी इंक्रीज बाय 20। तो जब तक एमपी पॉजिटिव होगा, चाहे धीरे से चाहे फास्ट से, टीपी इंक्रीज ही हो रहा है। वो कांस्टेंट कब होगा, जीरो, व्हेन एमपी इज जीरो, तब कांस्टेंट। डिक्रीज कब होगा, जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा। एकदम परफेक्ट है ना। व्हेन एमपी इज कांस्टेंट, टीपी इज, हाँ, व्हेन एमपी इज कांस्टेंट, टीपी इज कांस्टेंट, यही हुआ ना अभी तो। ओके, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व का शेप कैसा होता है, यू शेप्ड, रेक्टेंगुलर शेप, इनवर्स यू शेप, करेक्ट। नहीं, एमपी कांस्टेंट नहीं, टीपी कांस्टेंट। कहाँ, वेल, अच्छा, एमपी इज कांस्टेंट, अच्छा अपन ने ये वाला किया था क्या, एमपी इज कांस्टेंट मतलब एमपी चेंज नहीं हो रहा, एमपी इज कांस्टेंट, तो टीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा एट कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट मतलब 10 10 10, एमपी कांस्टेंट मतलब
MP 0 नहीं, MP 10 10 10 10। MP कांस्टेंट, देखो MP इंक्रीजिंग मतलब पहले एक लेवल से 10 हुआ, 2 से 20 हुआ, 30, 3 से 30 हुआ, तो इंक्रीज हुआ। और फिर 30 30 30 30 30 कांस्टेंट, मतलब हर बार TP इंक्रीज हो रहा है भाई 30 30 30 30, मतलब इंक्रीजिंग है कांस्टेंट रेट, ठीक है ना। MP कांस्टेंट 1 या 2 यूनिट के लिए होता है, ज्यादा नहीं होता है, इसके लिए हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया। MP जो है ना इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, कांस्टेंट बहुत कम होता है। कम होता है मतलब लेवल नंबर 4 पे इंक्रीज हुआ 40 का, लेवल नंबर 5 पे भी इंक्रीज हुआ 40 का, तो ये 40 40 10 12 नहीं चलेगा, बहुत देर तक नहीं चलेगा। बट हाँ जितने भी देर चला तब तक TP तो इंक्रीज होगा, बट एट अ TP तो इंक्रीज ही होता है ना। जब MP इंक्रीज हो रहा है मतलब MP का इंक्रीजिंग रेट है तो TP इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट है तो डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। MP कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रेट, एक्चुअली MP ही तो रेट है। TP changes at what rate? At the rate of MP. Change of TP, या rate of change of TP is equal to MP, उसी को तो बोलते हैं हम, है ना। अच्छा शेप कैसा होता है? इनवर्स यू, है ना। ओके, ट्रू और फॉल्स? लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन, तो फिर क्या होगा सही? शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल, है ना। वेरिएबल फैक्टर अलोन कैन चेंज इन शॉर्ट पीरियड, ट्रू। मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव, बट एवरेज प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। If marginal product is 0, then total product is maximum. Very good. Law of diminishing return operate when all factors are variable. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में सारे फैक्टर वेरिएबल होंगे तो लॉ थोड़ी, लॉ में तो बोलता है एक ही फैक्टर वेरिएबल है, सारे फैक्टर वेरिएबल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में होता ही नहीं है, फिक्स होते हैं ना, एक वेरिएबल बाकी सारे। लॉ क्या बोलता है? व्हेन ओनली वन वेरिएबल फैक्टर चेंज, फिक्स फैक्टर तो फिक्स होते हैं ना, लॉ में तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल, चेंज से वेरिएबल फैक्टर हो रहा है, और वो भी सारे वेरिएबल फैक्टर नहीं, कोई एक वेरिएबल। लास्ट, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट टेंड्स टू फॉल। मैंने बताया था ना, एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा है। कौन से स्टेज में इक्विलिब्रियम आया था? फर्स्ट के सेकंड फिर थर्ड, सेकंड स्टेज में। तो सेकंड स्टेज में एमपी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? एमपी 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 की बात हो रही है ना, ये देखो एमपी फॉल, मतलब ट्रू। जब फॉल होगा वहीं कहीं बीच में इक्विलिब्रियम, क्योंकि पहले तो इंक्रीज हो रहा है, तो उस स्टेज पे तो रुकेगा नहीं ना प्रोड्यूसर, और थर्ड स्टेज में तो नेगेटिव हो रहा है, उस स्टेज तक जाएगा ही नहीं प्रोड्यूसर। तो जो इंक्रीज हो रहा है और इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा, ठीक, इसके बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। चलो मैच द कॉलम, फटाफट बताओ। प्रोडक्शन फंक्शन, यूज ऑफ फिक्स फैक्टर, बोलते जाओ। प्रोडक्शन फंक्शन का क्या होगा? फर्स्ट का प्रोडक्शन फंक्शन स्टडीज विथ रेफरेंस टू रिटर्न टू स्केल, हाँ ये ना, ठीक। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? ये टी क्यू है, टीपी। व्हेन एमपी डिमिनिशेस, टीपी स्टार्ट डिक्लाइन, तो व्हेन एमपी इज नेगेटिव ना, नेगेटिव कहाँ दिया? टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, नहीं ये तो कोई भी नहीं है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें कहीं कुछ गलत है।
ठीक, नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये तो मैच द फॉलोइंग ही है ना, तो हर किसी का मैच तो आना चाहिए ना, कॉलम 1 कॉलम 2। अच्छा ओके, ये और ये सही पेयर है, बाकी कोई सही पेयर नहीं है। ओके 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 ओके, नाउ दिस इज ट्रू और फॉल्स विद रीजन। आपको इसका रीजन भी ट्रू बोल रहे हो तो भी रीजन, फॉल्स बोल रहे हो तो भी रीजन। प्रोडक्शन फंक्शन इज ओनली ए टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू, यही तो हमने पढ़ा था। इट इज अ, क्या बोला था प्लीज नोट, कि भाई ये सिर्फ एक टेक्निकल फंक्शन है, मतलब आपको रिलेशन बताएगा कि भैया एक इसको इंक्रीज करने से ये इंक्रीज होता है ना, ना कि सिर्फ टेक्निकल रिलेशनशिप है, मतलब फिजिकल इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन। ठीक, सो दैट यू कैन यूज द इनपुट इन अ बेस्ट वे। चलो नेक्स्ट, टीपी इज ऑब्टेन्ड व्हेन एमपी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज एडेड। TP is obtained when MP of different units of output is added. MP of different units of output is added मतलब क्या? यही तो हुआ ना, MP of different units मतलब सम MP, यही तो फॉर्मूला ना TP का। ट्रू ट्रू, TP is summation of MP corresponding to each units of variable factor। तब जब हमको TP6 निकालना है तो 1 से लेके 6 तक के सारे MP को ऐड कर दो। इन शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन इज डन ओनली बाय यूजिंग वेरिएबल फैक्टर। नहीं, यूज हम वेरिएबल और उसको करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज वेरिएबल होता है, बट यूज करेक्ट। ये फॉल्स है, ठीक है। इन शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन इज डन बाय बोथ, इंक्रीज डिक्रीज वेरिएबल फैक्टर होता है, बट यूज दोनों फैक्टर होता है। Next, law of variable proportion must operate even when all factors of production are variable। कुछ तो सम तो फिक्स होना चाहिए, राइट? False, law of variable proportion operates basically because of the fixity of some factor। Some factor are fixed, some are variable। तो ही ये लॉ काम करेगा, अदरवाइज वो वाला लॉ आ जाएगा आपका, कौन सा? रिटर्न ऑन स्केल वाला लॉ, जो हमारे अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं। Diminishing return to a variable factor occur because the producer failed to buy the variable factor in the required quantity। तो फिर रीजन क्या? रीजन क्यों नहीं पता? क्यों हमने डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर ऑकर, जो डिमिनिशिंग का क्या रीजन था? फिक्सिटी ऑफ फैक्टर, है ना? ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि वेरिएबल फैक्टर, हाँ फॉल्स तो है, बट रीजन क्या आएगा? डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर ऑकर बिकॉज द प्रोड्यूसर फेल टू मेंटेन द आइडियल रेशियो। थोड़ा था ना अपन ने, रीजन आइडियल रेशियो नहीं मेंटेन हो पा रहा है ना। डिमिनिशिंग रिटर्न के तीन, नहीं आइडियल रेशियो की बात कर रहा हूँ, बेस्ट रेशियो, बेस्ट इतनी जमीन 5 लेबर, बेस्ट रेशियो। हाँ, तो अब जमीन तो उतनी है, 6 लेबर साथ, बेस्ट 5 था, बेस्ट क्या था? तो 6 7 पे क्या होगा? इंक्रीज तो होगा बट डिमिनिशिंग होगा। तो आइडियल रेशियो, ये एक रीजन पढ़ा था ना अपन ने। इंक्रीज के 3 रीजन थे और डिक्रीज के 3 रीजन थे, उसमें से एक रीजन क्या था? रेशियो मेंटेन नहीं हो पाता। ऐसा नहीं कि वेरिएबल फैक्टर नहीं खरीद पा रहा, वो रीजन नहीं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर ऑकर बिकॉज द फिक्स फैक्टर इज एक्सेसिवली यूज्ड इन प्रोडक्शन। Increasing return to a factor occurs because the fixed factor is excessively used in the production। False, उसमें तो डिक्रीजिंग होता है, एक्सेसिवली मतलब ओवर यूटिलाइजेशन। ओवर यूटिलाइजेशन में क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर ऑकर बिकॉज द फिक्स्ड फैक्टर रिमेन्स अंडर यूटिलाइज। ऐसा बोल लो कि भाई जब तक अंडर यूटिलाइज है तब तक इंक्रीजिंग है, ओवर यूटिलाइज में क्या हो जाएगा? डिक्रीज।
आप ये साइड चेंज हो, टू मैनी कुक्स, इतना बड़ा लैंड एक ही आदमी था, दो हुए तो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा, तीन हुए तो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा, जब जरूरत से ज्यादा हो गए तो मतलब वही बेस्ट रेशियो पे वो इन तक इंक्रीज होगा, उसके बाद ओवर यूटिलाइजेशन हो गया था वो डिक्रीज होगा, और एक ऐसा लेवल आएगा कि इतना ज्यादा ओवर यूटिलाइजेशन हो गया कि नेगेटिव भी हो सकता है। Law of variable proportion operate only in factor ratio happens to change. Only if factor ratio happens to change. Law of true. उसी को, अरे फैक्टर रेशियो तो चेंज हो रहा है ना, एक फिक्स है एक चेंज हो रहा है, यही तो है ना। आई थिंक अगर फैक्टर रेशियो कांस्टेंट होगा तो फिर ये वाला लॉ तो काम नहीं करेगा ना, तो बोला एक फिक्स हो एक वेरिएबल हो। It is because of law of variable proportion that MP curve makes an inverted U. Because of law of variable proportion that MP curve makes an inverted U. पहले इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग रेट पे डिक्रीज होगा, इसीलिए तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज रेट पे डिक्रीज होगा, ऐसे ही तो इसीलिए तो U बनता है ना, ऐसा उल्टा U। In according to the law of variable function, MP of variable initially increase then decrease, that's why U बनता है ना, पहले increase फिर decrease, that's why U बनता है। TP must rise as more and more unit of variable factor are combined with fixed factor. TP must rise, मतलब हमेशा इंक्रीज नहीं, एक ऐसा पॉइंट है जहां डिक्रीज भी होता है ना, हमेशा इंक्रीज नहीं होता, एक पॉइंट है जहां कांस्टेंट भी हो जाता है ना, जहां एमपी जीरो होगा तो कांस्टेंट भी हो जाएगा और एमपी नेगेटिव होगा तो डिक्रीज भी हो जाएगा, मतलब हमेशा इंक्रीज नहीं होता। मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर। टीपी पहले इंक्रीज होगा, एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाएगा, फिर डिक्रीज भी होगा, है ना। ओनली एमपी बिकम नेगेटिव, टीपी विल फॉल ऑल्सो, मतलब हमेशा इंक्रीज नहीं होता, एक पॉइंट पे कांस्टेंट भी होता है और एक पॉइंट पे नीचे भी आता है। व्हेन एमपी इज डिक्लाइनिंग टीपी इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग, नहीं फॉल्स। When MP is declining, TP is increasing but at decreasing rate, but increasing. TP decline होता है जब MP नेगेटिव होता है, MP जीरो पे भी डिक्लाइन नहीं होता है ना। AP can rise even when MP is falling, true है ना, true true। जब MP बढ़ रहा है तो AP बढ़ रहा है, फिर MP जब फॉल होता है तो भी AP बढ़ता है। देखो ये एमपी है, ये एपी है, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे एमपी तो गिर रहा है लेकिन एपी तो बढ़ रहा है, एपी तो सिर्फ यहां से गिरना चालू होगा ना, जब एमपी इक्वल टू एपी होता है तभी एपी गिरना चालू होता है। दिस इज ट्रू है ना। चलो यही वापस क्वेश्चन आ गया, एमपी इक्वल टू एपी व्हेन एपी इज मैक्सिमम, ट्रू, इसी पॉइंट पे मैक्सिमम क्योंकि उसके बाद गिरना चालू होता है। इफ एपी इज फॉलिंग एमपी मस्ट ऑल्सो फॉल, एपी जब फॉल हो रहा है तो एमपी तो फॉल होगा ही। एमपी इम्पैक्ट द रेट ऑफ चेंज इन टीपी, यही तो है टीपी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टीपी मतलब एमपी। It is more profitable for the producer to be in stage of increasing return than the stage of diminishing return. False. फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है और सेकेंड स्टेज हमने क्या बोला था, इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, सेकेंड स्टेज पे ही आएगा ना। इक्विलिब्रियम प्रॉफिट तो इंक्रीज ही होगा ना, मोर प्रॉफिट तो होगा बट इंक्रीज इन प्रॉफिट स्लो हो जाएगा, लेकिन मोर प्रॉफिट तो होगा ना। Diminishing return to a factor always lead to fall in total TP. Diminishing return to factor always lead to fall in TP. नहीं, only when it is negative. TP increase होता है but only when it is negative तभी होता है ना। Increase in TP always follows the increase in MP. No. जब TP डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करते तो MP तो reduce होता है, मतलब this is false ना।
फॉल इन मार्जिनल प्रोडक्ट, रीजन भी इंपॉर्टेंट है ना इसमें, आपको रीजन भी लिखना है. फॉल इन मार्जिनल प्रोडक्ट मस्ट लीड टू फॉल इन एवरेज प्रोडक्ट एज वेल. नॉट नेसेसरी, कुछ समय तक तो एमपी फॉल होता है लेकिन फिर भी एपी. फॉल इन एमपी मस्ट लीड टू, मस्ट वर्ड आ गया मतलब जरूर गिरना जरूरी है. तो ये देखो, ये यहां से लेके यहां तक एमपी जरूर गिर रहा है लेकिन एपी इंक्रीज हो रहा है, मतलब दिस इज नॉट नेसेसरी. इनिशियली टीपी इंक्रीजेस बट अल्टीमेटली फॉल व्हेन देयर इज अ डिमिनिशिंग रिटर्न. तो इनिशियली टीपी इंक्रीजेस बट अल्टीमेटली फॉल व्हेन देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न. फॉल, ओनली फॉल व्हेन नेगेटिव. तो इंक्रीज होता है एट डिमिनिशिंग रेट, है ना. इन अ सिचुएशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर एमपी टेंड्स टू फॉल, बट फॉलिंग ऑफ एमपी डजंट मीन कि टीपी इज फॉलिंग. का मतलब ये होता है टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग. टोटल प्रोडक्ट मस्ट इंक्रीज नो मैटर देयर आर इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग. ट्रू. इंक्रीजिंग में डिमिनिशिंग में दोनों में ही टीपी इंक्रीज होता है. सिर्फ टीपी तब डिक्रीज होता है जब एमपी नेगेटिव होता है ना. ओके, सम मोर क्वेश्चन. व्हाई शुड टीपी बी मैक्सिमम, क्यों टीपी मैक्सिमम होता है व्हेन एमपी इज 0. दिस इज ट्रू बट आपको रीजन बताना. ट्रू फॉल्स नहीं बोलना, दिस इज ट्रू, रीजन बताना है. ये actually MP is actually rate of increase of TP. MP is, what is MP? TP कांस्टेंट हो जाता है मैक्सिमम के बाद. नहीं, मैक्सिमम क्यों होता है उस स्टेज पे? पहला पॉइंट, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं. पहला पॉइंट, MP is actually the rate of increase in TP until जब तक एमपी पॉजिटिव होगा टीपी इज इंक्रीजिंग. बट व्हेन एमपी बिकम 0 उसके बाद एमपी पॉजिटिव नहीं होता, उसके बाद एमपी क्या होता है? उसके आगे वाले एमपी 0 होने के बाद टीपी रिड्यूस होना चालू होगा. एमपी 0 होने के बाद टीपी डिक्रीज होगा, मतलब इट इज मैक्सिमम एट व्हेन एमपी 0. क्योंकि एमपी 0 होने के बाद फिर एमपी 3-4 नहीं होगा, उसके बाद एमपी क्या होगा? इसके लिए ये मैक्सिमम है ना. समझ में आया ना पॉइंट? ये तो आंसर ही आ गया पूरा. एमपी कैन बी नेगेटिव बट नॉट, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया बहुत, है ना. क्योंकि टीपी कभी नेगेटिव नहीं होता तो एपी कैसे नेगेटिव हो जाएगा, है ना. सिंपल सा रीजन है. एमपी में भी नेगेटिव बट टीपी कैन नेवर बी नेगेटिव. नाउ द फॉर्मूला ऑफ एपी इज टीपी बाय एन. सिंस टीपी इज नॉट नेवर नेगेटिव सो एपी कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना. At the existing level, MP equal to AP अगर 10, MP and AP दोनों equal to 10, मतलब दोनों equal है, equal to 10. Would AP be equal to MP when production is increased? And law of variable proportion operation में है, तो AP equal to existing point पे MP is equal to AP, which is equal to 10. Would AP be equal to MP when production is increased? अगर और production increase होगा तो AP और MP equal होगा क्या? नहीं. MP क्या हो जाएगा? मतलब MP और AP का रिलेशन क्या होगा? MP भी फॉल होगा, AP भी फॉल होगा, लेकिन MP will be less than AP, है ना. भाई MP नीचे होगा ना, AP ऊपर होगा. इक्वल होने के बाद AP ऊपर होगा, MP AP से नीचे होगा. Do you agree that an intelligent producer can avoid the occurrence of diminishing return to a factor even with the existing technology? Technology में change नहीं हो रहा. Do you agree that an intelligent producer can avoid the occurrence of diminishing return? No. नहीं हो सकता ना. No, diminishing return to a factor cannot be avoided. Same technology में नहीं, जब technology change होती है तो ये avoid करें. Same technology में, ठीक. Avoid मतलब थोड़े समय के लिए postpone, not fail. ये लॉ फेल नहीं होता है, पोस्टपोन्ड होता है थोड़े समय के लिए. That's it.
Okay. Some evaluation, hot questions. Output of food grain in India at one stage was less than its domestic demand. Now it is not. Does it mean that the law of diminishing return has failed? पहले कम था अब नहीं, इसका मतलब फेल हो गया क्या? नहीं. तो फिर क्या हो गया? पोस्टपोन्ड हो गया, क्योंकि हम ये तो फिर इंक्रीज क्यों हुआ? शायद हमने टेक्नोलॉजी अच्छी कर ली, एफिशिएंसी बढ़ा दिया, ये रीजन होंगे, है ना. हाँ, पोस्टपोन्ड हो गया बट नॉट फेल. तो राइज इन यील्ड का मतलब हमने कोई ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली होगी, हमारे लेबर का वो बढ़ गया होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि रिटर्न फेल हो गया, है ना. पोस्टपोन्ड हो गया. When law of diminishing return is an universal law, why is AP found to be much higher in developed country like USA but less in like India? यूनिवर्सल फैक्टर है. तो AP जो होता है, नॉर्मली AP जो होता है ना, एवरेज प्रोडक्ट डेवलप्ड कंट्री का ज़्यादा होता है बट डेवलपिंग कंट्री का कम होता है. मतलब पर पर्सन प्रोडक्शन. ऐसा होता है कि नहीं, पहले बताओ. यूएसए में पर पर्सन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है. नॉट पॉपुलेशन इज नॉट देयर. पॉपुलेशन क्योंकि इंडिया के लोग शायद उतने एफिशिएंट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है. टेक्नोलॉजी इंडिया में उतनी अच्छी नहीं है. यूएसए में क्योंकि पैसा है तो टेक्नोलॉजी अच्छी है. वहाँ के लेबर थोड़े ज़्यादा एजुकेटेड हैं, स्किल अच्छे हैं, उनकी स्किल ज़्यादा है ना, उन्होंने सीखा है स्किल. हमारे यहाँ पे गरीबी है. पॉपुलेशन उसका रूट कॉज हो सकता है बट इमीडिएट कॉज नहीं. पॉपुलेशन को हर चीज़ का रूट कॉज है बट मेन रीजन ये है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी अच्छी है और वहाँ के लोगों की एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है, स्किल ज़्यादा अच्छी है, सीखे हुए हैं, ट्रेन्ड लोग हैं, वहाँ के ट्रेन्ड लोग हैं. यहाँ को ट्रेनिंग नहीं मिली है उतना. Last question. When diminishing returns are reversed through mechanism in agriculture, why does it impact the employment of labor? भाई अगर मैकेनिज्म, अगर उसको रिवर्स करना है, डिमिनिशिंग रिटर्न को क्या करना है? रिवर्स करना है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी. अगर टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे तो फिर एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा. FDI not only bring investment in the domestic country, it also bring new technology. How would the availability of new technology, same point, impact in short period? वही point, मतलब short period production function from raw assumption of given technology. When new technology is available, the whole production function will shift. More output, the same amount of input. In term of cost, firms AC, average cost जो हम आगे पढ़ेंगे next chapter में, curve will shift downward. Thus, the availability of new technology would shift AC curve downward. Average cost कम. ठीक.